डाउटनट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश अंसारी एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं फिजिक्स का VVS सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी में से जो भी स्टूडेंट इस बार मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अतः वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे बता दें कि अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन की आने वाली मैट्रिक की वीडियो आपसे ना छूटे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हमारे द्वारा बनाए गए सभी सब्जेक्ट का PDF अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी सब्जेक्ट का फ्री में PDF आंसर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन को दिखा देते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल फिजिक्स का हमारा है कि प्रकाश क्या है। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो है वो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि प्रकाश क्या है। तो बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि प्रकाश वह एक माध्यम है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। उसके बाद में आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि दूसरे शब्दों में प्रकाश को एक प्रकार की ऊर्जा भी कहते हैं। आपसे बता दें कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है जिसकी जो चाल होती है वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आपसे बता दें कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं करते। मेरे भाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप याद कर लिए ना, तो आपको जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव बनने वाले होंगे वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन में से क्या क्या पूछे जाएंगे। आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रकाश कैसा माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में कितनी होती है। तो वह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये तो आप जान गए। उसके बाद में बोला जाता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है या प्रकाश किस परिस्थिति में गमन करती है। तो आप सभी को याद रखना होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद में पूछा जा सकता है कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। तो आपसे बता दें कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, क्लास 10th फिजिक्स का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सवाल है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाते हैं वह है प्रकाश के प्रवर्तन का नियम लिखें। मेट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल को बनाने के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन के नियम लिखें। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रकाश का अपवर्तन का नियम लिखें। तो चलिए हम आज को दोनों क्वेश्चन का सलूशन बता देते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम आप कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि प्रकाश के परिवर्तन के जो नियम होते हैं वो 2 नियम होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पे समझिए। पहला जो नियम होते हैं वह होते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल यानी एक ही सतह में होते हैं। रोमन नंबर 2 में लिखेंगे आप कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात आपको लिखना होगा sin I बराबर sin R। यहाँ पे एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए आप कि देखिए ये होते हैं आपतित किरण, ठीक है। ये आपतित किरण होते हैं और यहाँ पे एक आपतन बिंदु होता है। आपतन बिंदु पर जैसे ही आपतित किरण आती है ना, तो उसी माध्यम इस तरीके से टकरा के लौट जाती है, जिसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। इससे बीच में एक लंब डाला जाता है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। तो आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम इसी फिगर में दोनों नियम आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, आपको परावर्तन के पहला जो नियम लिखना हो वो लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह यानी तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये हो गया पहला नियम। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं दूसरे नियम की। तो दोस्तों, आपको मालूम हो जाए कि ये होते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो जो दूसरा नियम होता है उसमें आपको लिखना होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो आई होप आप सभी को प्रकाश के परावर्तन का मान याद हो गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला सवाल है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी सिंपल सवाल है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं।
है दोस्तों, आपसे बता दें कि दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु पर वस्तु के समान बने आकृति को ही प्रतिबिंब कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु पर वस्तु के समान बने आकृति को ही प्रतिबिंब कहा जाता है। आपसे बता दें कि जो प्रतिबिंब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको अंग्रेजी में रियल इमेज कहा जाता है, और दूसरा होते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, या वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या क्या अंतर होते हैं। मेरे भाई इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें ऐसा प्रश्न हम आपसे बतला रहे हैं जो पीछे के आपके मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ये जो प्रश्न है वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब, अगर आप क्वेश्चन बैंक को उठा के देख लीजिए तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है या अंतर लिखें। तो इसका बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। रोमन नंबर 1 में लिखेंगे आप कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं के कटने से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक रेखाओं के कटने से बनता है। तो ये हमारा पहला अंतर हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं के कटने से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक रेखाओं के कटने से बनता है। तो चलिए हम आप सभी को बता देते हैं। रोमन नंबर 2 में दूसरा अंतर लिखेंगे आप कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। उसके बाद में रोमन नंबर 3 में लिखेंगे आप कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। जितने भी प्रकार के वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं ना, उन सभी को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर ले सकते हैं, लेकिन काल्पनिक जितने भी प्रतिबिंब होते हैं उसे हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। उसके बाद में रोमन नंबर 4 में लिखेंगे आप कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण की दाईं ओर बनता है। तो आई होप आपको ये भी याद हो गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वही आपको क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना होगा। आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उस ऐप में इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पे अगला सवाल है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि आखिर अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। बिल्कुल शॉर्टकट और सही जवाब लिखेंगे आप कि अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख फोकस से गुजरती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख फोकस से गुजरती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आखिर क्या कारण है कि अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्यों। तो इसका भी उसी तरीके से केवल उल्टा बोल देना है आपको कि उत्तल दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख फोकस से नहीं गुजरती है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। देखिए कितना सिंपल है, अवतल दर्पण में गुजरती है और यहाँ से नहीं गुजरती है। तो अवतल दर्पण में गुजरती है इसीलिए उसे हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मुख अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख फोकस से नहीं गुजरती है, उसमें गुजरती है, इसमें नहीं गुजरती है। अतः हम उत्तल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग लगभग बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखें या उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें। आपको क्या करना होगा, याद कीजिएगा इस तरीके से कि उत्तल दर्पण के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। उसके बाद में रोमन नंबर 1 में लिखेंगे आप कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो ये आपका पहला जवाब हो जाएगा कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अगर आप बाल कटवाने या दाढ़ी बनवाने गए होंगे
तो आपके सामने एक दर्पण लगा होगा, एक शीशा लगा होगा, उसी को ही अवतल दर्पण कहा जाता है। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक तथा गले की जांच में किया जाता है। उसके बाद में रोमन नंबर 3 में लिखेंगे आप कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। सोलर कुकर में देखिए अवतल दर्पण क्या होता है कि अवतल दर्पण सूर्य के ऊर्जा को अवशोषित कर उसे रासायनिक विकिरण ऊर्जा में बदल देता है, जिसके कारण क्या होता है कि सोलर कुकर के अंदर रखा भोज्य पदार्थ आसानी से पक जाता है। यही कारण है कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। अगला सवाल अगला नंबर में लिखेंगे आप कि अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार के अग्र, छिपो, टर्च और टेबल लैंप में किया जाता है। मोटर कार के अग्र का मतलब होता है आगे, ठीक है, यह एक प्रकार का संस्कृत वर्ड है। तो मोटर कार के जो आगे वाला जो शीशा होता है ना, उसमें भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये काफ़ी सिंपल सवाल है कि दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, इसका सटीक जवाब लिखेंगे आप कि जब किसी कारणवश, नेत्र का मतलब होता है आँख, यानी जब किसी कारणवश नेत्र लेंस की निकट या दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक भाई, तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब किसी कारणवश नेत्र लेंस निकट या दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देता है, उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपसे बता दें कि दृष्टि दोष जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और एक होते हैं अबिंदुकता। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला जो सवाल है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, तो ये जो सवाल है 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि तारों से जो भी प्रकाश निकलती है ना, तो यहाँ पे पृथ्वी तक आने में उसको बहुत विभिन्न घनत्व प्रकार के घनत्व वाले परतों से होकर गुजरना पड़ता है। तो बहुत विभिन्न घनत्व, अलग अलग घनत्व वाले परतों से गुजरने के कारण उनकी जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है। यही कारण है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए मालूम पड़ते हैं। तो इसको आपका सिंपल जवाब लिखना है कि तारों से निकलने वाली प्रकाश जब वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरता है ना, तो उसकी तीव्रता कभी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हुए मालूम पड़ते हैं। चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है विभव क्या है, इसका SI मात्रक लिखें। काफ़ी सिंपल सवाल है, आपसे बता दें इसका सिंपल जवाब लिखेंगे आपके कि एकांक धन आवेश के अंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही विभव कहा जाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, जिसे V द्वारा निरूपित किया जाता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि एकांक धन आवेश के अंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही विभव कहते हैं। इसी का SI मात्रक वोल्ट होता है, जिसे भी द्वारा सूचित यानी निरूपित किया जाता है। ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं मुकेश सारी जल्द मिलूंगा अगले वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।